स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th हम घर्षण वाला पार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आनत तल पर घर्षण, फ्रिक्शन ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन। आनत तल क्या हुआ? ये हो गया समतल जो क्षैतिज है। आनत तल टेढ़ा कर दिया, किसी एंगल पे झुका हुआ। तो आनत तल पे जो है फ्रिक्शन क्या होगा, किस प्रकार से उसको हम देखेंगे, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन है इस प्रकार से, ठीक। आनत तल है जो इस पर किसी कोण पे जो क्षैतिज से माना थीटा कोण पे झुका हुआ है, क्षैतिज से थीटा कोण पे झुका हुआ एक प्लेन हमने लिया है। उसमें हमने एक पिंड रखा है जिसका मास क्या है, m। क्लियर। अब इस पिंड पे लगने वाले बलों को हम देखते हैं। ये हमने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ भी किया है। सबसे पहले आपको ये देखना है, चूँकि पिंड जो है किसी तल पे है तो इसलिए उस तल की क्या, एक तो तल की प्रतिक्रिया लगेगी। तल की प्रतिक्रिया सदैव कैसी लगती है? सदैव जिस तल में पिंड रखा गया है उस तल के परपेंडिकुलर। तो इस तल के टेढ़े तल में पिंड रखा है हमने, तो इस तल के लंबवत, तो यानी यहाँ से 90 का एंगल, तो ये एंगल क्या होना है, 90। क्लियर। ये एंगल 90 होना है इस प्रकार से तल के लंबवत। ये R लग गया। और उस पिंड का मास इंटू जी, जिसको बोलते हैं भार, W, तो वो भी हमेशा उसके गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधरता और नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है ये mg। तो इसलिए mg को आगे लाइन डॉटेड में बढ़ाया तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर होगा क्षैतिज के, लंबवत नीचे की ओर लगना है ना, परपेंडिकुलर। ये कौन, 90। ये क्लियर हो गया। ये दो बल पिंड पे हमेशा लगने ही लगने हैं, चाहे वो गति करे या ना करे। एक जो है तल के लंबवत जो है प्रतिक्रिया बल, दूसरा जो है क्षैतिज के लंबवत नीचे की ओर पिंड का भार। अब ये लगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एंगल निकालें थोड़ा। ये कोण थीटा है, इस वाले ट्रायंगल में ले लें। ये कोण थीटा है, ये कोण 90 है, तो ये कोण क्या बना हमारा, 90 माइनस थीटा। ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, इसी आर को हमने पीछे बढ़ा रखा है, 90 माइनस थीटा है। दरअसल हम क्या कर रहे हैं कि इस mg को दो कंपोनेंट, दो घटकों में तोड़ रहे हैं। सदिश में हमने देखा ना, सदिश का वियोजन करना, वियोजित कर रहे हैं, दो भागों में तोड़ रहे हैं। एक भाग जो है इस प्लेन के पैरेलल, दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये वाला प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी आर की डायरेक्शन में है। तब जो है ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण 90 है ना। आर और क्षैतिज के बीच, इस तल के बीच, टेढ़े तल के बीच क्या कोण है, 90। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा थीटा, ये थीटा हो गया। क्लियर। ये एंगल हमको मिल गया। तो ये mg है, तो ये भाग क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा। ये वाला परपेंडिकुलर जो इसके है वो क्या होगा, mg साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमने mg को दो परस्पर लंबवत घटकों के रूप में, mg cos थीटा और mg sin थीटा के रूप में वियोजित कर दिया है। mg sin थीटा आनत तल के समांतर है, mg cos थीटा आनत तल के लंबवत है। क्लियर। ये भी हमने वियोजन कर दिया। अब चूंकि जो है पिंड पे हम देख रहे हैं कि ये बल जो mg sin थीटा था, ये कहीं ना कहीं एक बल लग रहा है आगे की ओर, ये आगे की ओर इसको मूव करने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण एक जो है विरोधी बल उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो विरोधी घर्षण बल Fs पीछे की दिशा में इस प्रकार से लगेगा। तो इस mg sin थीटा के कारण गुटके के जो है इस आनत तल पे, टेढ़े तल पे फिसलने की प्रवृत्ति होती है। गुटके की प्रवृत्ति है कि इस mg sin थीटा के कारण नीचे की ओर फिसले, लेकिन Fs के कारण, स्टैटिक घर्षण गुणांक के कारण उसकी प्रवृत्ति क्या है, पीछे। वो तो वहीं पे रोक रहा है। स्थैतिक घर्षण बल Fs उसको फिसलने से रोक रहा है। अब हम कहते हैं क्योंकि कोई गति नहीं हो रही है, इस कंडीशन में गुटका संतुलन में है, अतः जो है नेट फोर्स जो है गुटके की, ना इस तल के लंबवत गति हो रही है गुटके की, ना इस तल के समांतर गति हो रही है। क्लियर। तो इसका मतलब नेट बल क्या होंगे, शून्य होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं Fs माइनस mg sin थीटा, या Fs सीधा सीधा लिख दें। ये वाले बल एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि इस दिशा में कोई गति नहीं हो रही। तो Fs इक्वल टू mg साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरा यहाँ r इज इक्वल टू, एक तो Fs हो गया, दूसरा r इज इक्वल टू, यहाँ भी कोई गति नहीं हो रही ना लंबवत, तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन 2। क्लियर। दो इक्वेशन हमको इस प्रकार से फाइंड हो गई कि जब जो है गुटका संतुलन में है। ठीक हो गया। ये हमारा गुटका संतुलन है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है, जो ये थीटा एंगल है, झुकाव का कोण है, इसको धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। इस एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे Fs भी बढ़ेगा। एंगल इंक्रीज करेंगे ना, थीटा बढ़ाने पे क्या होगा, mg साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। अर्थात ये वाला बल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसके कारण Fs भी बढ़ेगा क्योंकि उसने बैलेंस करना उसको।
तो एफ एस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। एक ऐसा केस होता है कि अधिकतम घर्षण या सीमांत घर्षण की स्थिति में, क्योंकि हमको पता है सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण की स्थिति में क्या हो जाता है, एफ एस का अधिकतम मान जब हो जाता है तब इस स्थिति में क्या होगा, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ये घर्षण वाले कक्षा में हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियो लेक्चर में। एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर कब, सीमांत घर्षण की स्थिति में। ये कंडीशन हमारी आ गई। अब हम कहते हैं कि जैसे जो है ये कंडीशन प्राप्त होती है सीमांत घर्षण की, इससे ज़्यादा जैसे ही आप बढ़ाओगे तब क्या होगा, थीटा तब जो है गुड का फिसल जाएगा नीचे। तो हम ये कहते हैं कि सीमांत माना सीमांत घर्षण की अवस्था में तथा कोण थीटा बराबर क्या है, अल्फा माना, ये हमने मान लिया कि इस अधिकतम घर्षण की स्थिति में इसका कोण, इसका एंगल भी क्योंकि चेंज हो रहा है ना, थीटा हम बढ़ा रहे धीरे धीरे, तो थीटा बढ़ के माना क्या हो गया, अल्फा हो गया इस केस में। क्लियर, ये अल्फा हो गया। अब ये दोनों हम इक्वेशन 1 और 2 में ही मान रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू एस इंटू आर बराबर एम जी साइन अल्फा एंड आर बराबर एम जी कॉस अल्फा। ये कंडीशन मिल गई। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3/4 करें, यानी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से हम भाग दे दें। क्लियर, भाग दे दिया हमने सीधा सीधा, तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है म्यू एस इक्वल टू, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, tan अल्फा। देखिए म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा, और हमने ये भी पढ़ा है कि म्यू एस, चूँकि ये हमने यहाँ कंडीशन आई, चूँकि जो है म्यू एस बराबर क्या होता है, tan थीटा एस, ये होता है म्यू एस बराबर tan थीटा एस। थीटा एस क्या है, घर्षण कोण, थीटा एस क्या है, घर्षण कोण, और अल्फा म्यू एस बराबर यहाँ पे आया tan अल्फा। तब देखिए, इसलिए अल्फा बराबर थीटा एस, ये हो गया। और यहाँ पे जो कोण था हमने कहा थीटा बराबर अल्फा, तो यहाँ पे जो अल्फा था जब जो है पिंड फिसलने वाला होता है, कि कोण अल्फा जब पिंड फिसलने ही वाला है, यानी फिसलने वाला है तुरंत, इसके बाद पिंड फिसल जाएगा, तब जो है अल्फा को हम क्या कहते हैं, कोण अल्फा जब पिंड फिसलने ही वाला है, तब इस कोण को हमने क्या कहा, इसको कहा एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, विराम कोण या सर्पी कोण, इसको कहेंगे विराम कोण, दो नाम है इसके, या सर्पी कोण। तो विराम कोण एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या स्लाइडिंग एंगल भी इसको कहा गया, स्लाइडिंग एंगल, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या स्लाइडिंग एंगल भी कहा गया, रिपोज एंगल भी कहा गया, या एंगल ऑफ रिपोज भी कहा गया, विराम करना, रेस्ट, रिपोज। तो विराम कोण कहा गया या सर्पी कोण, क्यों कहा गया विराम और सर्पी एक साथ, तो देखिए जैसे ही गुड का फिसलने वाला होता है वो कोण है अल्फा, थीटा बढ़ के अल्फा पे पहुंच गया, धीरे धीरे बढ़ाया और अल्फा पे पहुंच गया। अब इससे ज़्यादा आप जो है इस अल्फा पे क्या है, पिंड अभी भी स्थिर है, थोड़ा भी बढ़ाओगे तो पिंड फिसलने लगेगा, तो अभी भी वो विराम में है, रेस्ट में, तो इसलिए कहा एंगल ऑफ रिपोज। फिर आप थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करोगे वो स्लाइड कर जाएगा, तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी उसी को बोला कि स्लाइडिंग कराने के लिए आपको मिनिमम इतना एंगल चाहिए, किसी पिंड को स्लाइडिंग अगर हमको कराना है तो मिनिमम थीटा इक्वल टू कितना चाहिए, अल्फा, तब वो पिंड स्लाइड करेगा, उससे पहले वो बिल्कुल स्लाइड नहीं करेगा, इसलिए उसका नाम आया सर्पी कोण, स्लाइडिंग एंगल और रिपोज एंगल या एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष निकला कि स्लाइडिंग एंगल बराबर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, कि अर्थात घर्षण कोण और सर्पी कोण बराबर होते हैं, कि सर्पी कोण बराबर घर्षण कोण, घर्षण कोण, ये हमारा निष्कर्ष है। विराम कोण बराबर घर्षण कोण, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, सर्पी कोण बराबर घर्षण कोण। तब आनत तल का वह झुकाव कोण
यानी अल्फा मापकर जब गुट का फिसलने ही वाला होता है, यानी किसी भी टेढ़े तल का हम वो एंगल नाप लेंगे अगर कि जब उस पर रखा कोई गुट का फिसलने ही वाला होता है, तब उसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि म्यू एस इक्वल टू tan अल्फा, ये यहाँ से देख रहे हैं। अगर हमको एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज पता है अल्फा, तो हम जो है उस गुटके और तल के युग्म के लिए जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान निकाल सकते हैं। तो उस एंगल को नाप के या एंगल ऑफ रिपोज को नाप के हम स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक बार अगर गुट का फिसलना शुरू हो गया, यानी अल्फा से ज़्यादा कोण पे फिसल गया और फिसलने लगे, तो उसके बाद आप उसको थोड़ा नीचे भी कर दोगे ना, कोण को थोड़ा घटा भी दोगे, तब भी जो है थीटा ऐसे कुछ छोटे झुकाव पर ही गुट का जो है अनंत तल पे फिसलने लगेगा, तो उसको बोलते हैं थीटा के। तब क्या होगा, थीटा के, जहाँ गतिज घर्षण गुणांक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू के इज इक्वल टू tan, म्यू के इक्वल टू tan थीटा के, ये थीटा एस था ना, tan थीटा के, ये भी था ना, इसी के समरूप। जैसे हमने यहाँ पे कहा म्यू एस, ये तो अल्फा रिपोज अलग हो गया, हमने वहाँ पे कहा था म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस, जो नियम था पहले पिछले वीडियो में पढ़ा, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस। थीटा एस क्या है, घर्षण कोण, इसी के समरूप हम नियम देते हैं म्यू के इक्वल टू tan थीटा के। क्लियर, ये दो नियम साथ साथ चलते हैं हमेशा, गतिज और स्थैतिक नियम। तो म्यू के इक्वल टू tan थीटा एस, ये गतिज घर्षण गुणांक और ये गतिज घर्षण कोण, स्थैतिक घर्षण कोण, गतिज घर्षण कोण, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। म्यू के इक्वल टू tan थीटा के, तो थीटा एस है, और इन दोनों में क्या संबंध है कि थीटा एस, इस वाले के लिए अगर हम कहें थीटा एस ग्रेटर देन थीटा के, यानी थीटा के की वैल्यू क्या होगी, थीटा एस से हमेशा कम होगी। तो आपको ये याद रखना इस प्रकार से कि गतिज वाले घर्षण में हर चीज़ कम हो रही है, गतिज घर्षण बल जो है स्थैतिक घर्षण बल से कम है, गतिज घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम है, गतिज घर्षण कोण स्थैतिक घर्षण कोण से कम है। तो ये कम कम आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक था, अनंत तल पे घर्षण की कोई पिंड अगर टेढ़े तल पे है तो किस प्रकार से मूवमेंट करेगा, इक्वेशन क्या क्या बनेंगी। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।